इंग्लिश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्यू आर्नल्ड की एक बहुत ही गहरी और इंस्पिरेशनल कविता रग्बी चैपल को डिटेल में समझेंगे। तो इस शानदार कविता में डाइव करने से पहले चलिए थोड़ा सा इसके कवि को जान लेते हैं। देखिए, मैथ्यू आर्नोल्ड जो थे वो विक्टोरियन एरा के एक बहुत बड़े पोएट और क्रिटिक माने जाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उनके पिता थॉमस आर्नोल्ड रग्बी स्कूल के एक बहुत ही फेमस हेडमास्टर थे। तो ये कविता असल में उनके पिता को ही एक दिल से दी गई श्रद्धांजलि है। इस पूरी एनालिसिस में हम कविता को इन 6 पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके समझेंगे, शुरुआत से लेकर इसके फाइनल मैसेज तक। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो कविता शुरू होती है एक बहुत ही सॉम्बर, एकदम ठंडे से माहौल से। आप इमेजिन कीजिए, कवि अपने पिता की कब्र के पास रग्बी चैपल में खड़े हैं और यहीं से पूरा सीन सेट होता है। जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए, कोल्डली, सैडली। ये 2 शब्द ही पूरी कविता का मूड सेट कर देते हैं, है ना? एक ऐसी ठंडक, एक ऐसा दुख बिल्कुल साफ महसूस होता है। ऐसा लग रहा है जैसे पतझड़ की शाम बहुत ही उदासी के साथ ढल रही हो। और फिर ये लाइंस देखिए, डैंक येलो ड्रिफ्ट्स ऑफ विदर्ड लीव्स। इसका मतलब है गीले पीले मुरझाए हुए पत्तों के ढेर। ये जो इमेज है ना, ये सीधा सीधा मौत और डिके को दर्शाता है। ये सिंबलिज्म कवि के अंदर की उदासी को और भी गहरा बना देता है। अब देखिए, चैपल की दीवारों को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। कोल्ड, सोलम, ऑस्टिया, यानी ठंडी, गंभीर और एकदम कठोर। और सोचिए, अंधेरा भी बढ़ रहा है। ऐसे में ये दीवारें कवि के दुख और अकेलेपन को और इंटेंसिफाई कर देती हैं। एक बहुत ही ब्लीक सा सीन बन जाता है। तो इस पूरे ग्लूमी सेटिंग के बीच कवि का ध्यान जाता है इंसानी जिंदगी पर। वो सोचते हैं कि लोग अपनी लाइफ जीने के लिए 2 अलग अलग रास्ते चुनते हैं। तो चलिए देखते हैं ये 2 रास्ते कौन से हैं। यहां पर आर्नल्ड एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। एक तरफ है मोस्ट मैन, ज्यादातर लोग जो बस भटकते रहते हैं, स्ट्राइविंग ब्लाइंडली, अचीविंग नथिंग। वो मेहनत तो करते हैं पर अंधेपन में, और हासिल कुछ नहीं होता, और फिर वो मर जाते हैं बिना कोई निशान छोड़े। लेकिन दूसरी तरफ है द फ्यू। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना रास्ता चुन लिया है, अ क्लियर पर्पस्ड गोल। उनके पास एक साफ मंजिल है। यही तो है फर्क, एक एमलेस लाइफ और एक पर्पसफुल लाइफ में। लेकिन एक पर्पसफुल लाइफ चुन लेना ही काफी नहीं है। आर्नोल्ड हमें बताते हैं कि ये रास्ता फूलों से भरा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल पहाड़ी यात्रा जैसा है। और जैसे ही ये लोग थोड़ी ऊंचाई हासिल करते हैं, मंजिल के करीब पहुंचते हैं, तभी कम्स द स्टॉर्म, तूफान आ जाता है। और ये तूफान क्या है? ये लाइफ की डिफिकल्टीज हैं, चैलेंजेस हैं जो आपको टेस्ट करती हैं। साफ इशारा है कि आगे का सफर और भी मुश्किल होगा। इन लाइंस को फील कीजिए। थंडर क्रैशेस फ्रॉम रॉक टू रॉक, लाइटनिंग्स डैज़ल आवर आइज। पत्थरों से पत्थर टकराने जैसी बादलों की गरज, आंखों को चौंधिया देने वाली बिजली। बिल्कुल क्योस का माहौल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लाइफ में कभी कभी लगता है ना कि हर तरफ से मुश्किलें आ रही हैं। और इस तूफान में क्या होता है? जो दोस्त आपके साथ शुरू हुए थे वो फॉल्टर आर लॉस्ट इन द स्टॉर्म। कुछ हिम्मत हार जाते हैं, कुछ तूफान में खो जाते हैं। ये बहुत ही पावरफुल लाइन है, क्योंकि ये बताती है कि इस रास्ते पर चलना कितना लोनली हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो आपके साथ शुरू करे वो अंत तक साथ रहे। और फिर जब मंजिल के पास एक लोनली इन, यानी एक सुनसान सी सराय में उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ और कौन है, तो उनका जवाब सुनिए, सैडली वी आंसर, वी ब्रिंग ओनली आवरसेल्व्स। कितना दुख भरा जवाब है ये, कि इतनी लंबी यात्रा के बाद हम बस अकेले ही यहां तक पहुंच पाए हैं। इससे साफ पता चलता है कि ये जर्नी कितनी टफ थी। लेकिन अब कविता में एक शिफ्ट आता है। कवि अब अपने पिता को याद करते हैं, और वो कहते हैं कि उनके पिता उन लोगों जैसे नहीं थे जो अकेले अकेले अपनी मंजिल तक पहुंच गए। नहीं, उनके पिता एक अलग ही मिट्टी के बने थे। वो एक सच्चे लीडर थे। आर्नल्ड कहते हैं, बट दाउ वुडस्ट नॉट अलोन बी सेव्ड माय फादर। मतलब, लेकिन आप अकेले नहीं बचते पिताजी। आप अकेले जीत हासिल करके अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते। उनका कैरेक्टर ही ऐसा था कि वो हमेशा दूसरों को अपने साथ लेकर चलते थे। उनका गोल सिर्फ पर्सनल विक्ट्री नहीं था, बल्कि कलेक्टिव प्रोग्रेस था। तो क्या क्वालिटीज थी उनमें? देखिए, वो जेलस थे, यानी जोश से भरे हुए, बेनिफिसेंट थे, मतलब हमेशा दूसरों का भला सोचते थे, और फर्म भी थे, अपने प्रिंसिपल्स पर एकदम अटल। वो उन लोगों को उठाते थे जो स्ट्रगल कर रहे थे। वो चेयरफुल थे, हेल्पफुल थे, और आखिर में उन्हें अ फेथफुल शेपर्ड कहा गया है। एक ऐसा चरवाहा जो अपनी भेड़ों को, यानी अपने लोगों को, सुरक्षित आगे ले जाता है।
और अब अपने पिता के कैरेक्टर को देखते हुए आर्नोल्ड का पर्सपेक्टिव पर्सनल से यूनिवर्सल हो जाता है। वो अपने पिता में पूरी ह्यूमैनिटी के लिए एक उम्मीद देखते हैं। वो कहते हैं, एंड थ्रू दी आई बिलीव, यानी आपके जरिए मुझे विश्वास होता है उन सभी महान लोगों पर जो जा चुके हैं, जो मानवता के मददगार और दोस्त थे। तो उनके पिता सिर्फ एक अच्छे इंसान नहीं थे, बल्कि वो उस लेगेसी का हिस्सा थे, उन महान आत्माओं का हिस्सा थे जिन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी की मदद की है। यहाँ पर कवि पूरी मानव जाति को कैसे देखते हैं? एक फीबल वेवरिंग लाइन की तरह। सोच के देखिए, एक कमजोर डगमगाती हुई लाइन ऑफ पीपल जो इस लंबी और मुश्किल यात्रा में कभी भी टूट सकती है। तो ऐसे में क्या होता है, जब उम्मीद खत्म हो रही होती है, तभी इन सच एन आवर ऑफ नीड ये लाइक एंजल्स अपीयर, तभी आप जैसे लोग एंजल्स की तरह, देवदूतों की तरह प्रकट होते हैं। बीकन्स ऑफ होप ये अपीयर, आप उम्मीद की रोशनी बनकर आते हो। क्या पावरफुल इमेज है ये। और ये ग्रेट सोल्स करते क्या हैं? ये फिल अप द गैप्स इन आवर फाइल्स। वो हमारी लाइन में जो गैप्स आ गए हैं उन्हें भरते हैं। स्ट्रेंथन द वेवरिंग लाइन, उस डगमगाती हुई लाइन को मजबूती देते हैं। और फिर हमें आगे ले जाते हैं, ऑन टू द सिटी ऑफ गॉड, यानी एक बेहतर, एक आइडियल फ्यूचर की तरफ। तो ये कविता यहां खत्म होती है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल छोड़ जाती है। आज के टाइम में हु आर दी हेल्पर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ मैनकाइंड? सोचिए इसके बारे में। आज वो कौन लोग हैं जो इस डगमगाती हुई लाइन को मजबूत कर रहे हैं और दूसरों को इस मुश्किल सफर में आगे ले जा रहे हैं? चलिए, इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई तो ऐसे और भी एजुकेशनल कंटेंट के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।